Hi everyone, Hitesh here and today we are going to talk about the latest released web series called Squid Game और आज हम इसके सीजन 2 एंड एपिसोड 4 के बारे में बात करने वाले हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में लास्ट गेम यानी कि रेड लाइट ग्रीन लाइट में मारे गए लोगों को एक कॉफिन में डालकर जलाने की प्रक्रिया दिखाई जा रही थी, जहां पर हम देख पाते हैं कि ये जो लोग थे यानी कि जो गार्ड्स थे ये क्या करते थे, अधमरे लोगों को निकाल करके अलग साइड में रख दिया करते थे ताकि उनके बॉडी पार्ट्स की स्मगलिंग यानी कि ऑर्गन्स की हेराफेरी करी जा सके। वहीं दूसरी तरफ सभी प्लेयर्स पर सीन शिफ्ट होता है जहां इन्हें खाने के लिए एक टिफिन और एक पानी की बोतल दी जाती है। अब यहाँ जो उसका फ्रेंड होता है यानी कि जुंगबे, वो उसका पुराना फ्रेंड था, तो ये लोग बातें करने लगते हैं कि तेरे चक्कर में मेरी जॉब चली गई, तेरे चक्कर में मेरी बीवी छोड़कर मुझे चली गई, तेरे चक्कर में मेरा काफी सारा लॉस हुआ और इस बार गेम में भी तू मेरे साथ में है तो लगता है मैं हारूंगा पक्का। जहां पर सियोंग उसे बताते हुए कहता है कि देख भाई, अभी तक जो भी चीजें हुई कम से कम किसी की जान तो नहीं गई, मगर इस बार ये बाजी जान की है। अगर वो लास्ट प्लेयर हमारे हक में होता तो हम ये खेल जीत जाते और अगला खेल खेलने की नौबत नहीं पड़ती, जितना पैसा मिला है सिर्फ वही लेकर के घर चले जाते, मगर अब न जाने कितने लोगों की जाने जाएगी ये तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो यहाँ पर हान बीच में आकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया, मगर बाहर मेरी एक बीवी है जो कि प्रेग्नेंट है, एक बच्ची को जन्म देने वाली है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उसके हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट के लिए भी इलाज की जुगाड़ कर पाऊं, तो मैंने जो किया सिर्फ अपने परिवार के लिए किया, प्लीज मुझे गलत मत समझना। एंड देन यहाँ पर कहानी को थोड़ा स्ट्रेच करने के लिए अलग अलग कैरेक्टर्स पर थोड़ा प्रकाश डाला गया है, जैसे कि हमारे स्कूल के अंदर क्वेश्चन पेपर में प्रकाश डाल दिया जाया करता था। तो बेसिकली यहाँ पर एक बच्चा और उसकी मम्मी भी आई होती है, तो बूढ़ी मम्मी की नजर पड़ती है एक ऐसी लड़की पर जो कि इस वक्त करीब 7-8 महीने प्रेग्नेंट होती है। वो उसके पास आकर अपना खाना उसे दे डालती है, मतलब कि एक अंडा होता है। वो कहती है कि प्रेग्नेंट औरतों के लिए अंडा बहुत अच्छा होता है और इस हालत में तुम न जाने ये खेल कैसे खेलोगी, कैसे आगे सरवाइव कर पाओगी, मुझे तो बस ये सोच कर ही तुम्हारी चिंता हो रही है। और इतना कहने के बाद में वो अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। अब जहाँ एक तरफ सियोंग और हान की बातचीत चल रही थी, जुंगबे भी बैठा होता है, तो एक और शख्स इन्हें ज्वाइन कर लेता है जो कि अपना नाम तेहो बताता है। और बातों ही बातों में इन लोगों को ये भी मालूम चलता है कि तेहो मरीन से है 141 बैच का, जहाँ पर जुंगबे भी अपने हाथ का वही मरीन टैटू दिखा करके कहता है कि मैं भी बैच 53 का हूँ, तुम भी मरीन सोल्जर हो मेरी तरह, हम ये खेल जीत कर रहेंगे। वहीं मियोंग अपना बैठ करके चुपचाप खाना खा रहा था कि थैनोस आकर के उसका खाना उसके मुंह पर दे मारता और कहता है कि आखिर तू खाना क्यों खा रहा है, इतने लोगों का पैसा इतना खाया तूने, क्या तेरा पेट नहीं भरा। अब इन दोनों के बीच में ही फाइट हो जाती है। इस फाइट को रुकवाने के लिए बीच बचाव के लिए हान पहुंच जाता है, जो कि सिर्फ 2 शॉट के अंदर थैनोस का पैनोस निकाल देता है। इसे देखकर सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं क्योंकि हान ने एक बहुत ही बढ़िया काम किया था, क्योंकि सिर्फ एक बंदे को 2 लोग मिलकर के धो रहे थे और उसके खिलाफ कोई आवाज भी नहीं उठा रहा था। दैट इज वाई हान को ऐसा करना पड़ा। वहीं सीन शिफ्ट होता है सोल्जर 11 पर, जिसे बार बार उस बच्ची की यादें आ रही थी कि उसने जॉब छोड़ने के दिन पर बच्ची को टॉफी न दी, इसी वजह से वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई और आज उसका बाप उसे बचाने के लिए इस मौत के खेल में आ गया। तो कहीं ना कहीं अब उससे भी अपने काम पर थोड़ा शक हो जाता है कि क्या मैं सही कर रही हूँ या फिर नहीं। रात को जब सभी लोग सो रहे थे तो सियोंग को डर के मारे नींद ही नहीं आ रही थी कि आखिर नेक्स्ट डे ये लोग कैसे अगले खेल को जीतेंगे, क्योंकि अगला खेल डालगुना होने वाला था। डालगुना एक ऐसा गेम था जहां पर चाशनी से भरे चपड़े को चाट कर एक डिजाइन बाहर निकालनी थी। लास्ट टाइम तो 4 डिजाइन थी उसके अंदर, एक थी रेक्टेंगल यानी कि चौकड़ी, एक था सर्कल यानी कि गोला, एक था त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल और एक था अम्ब्रेला यानी कि छतरी। और जो छतरी थी वही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट थी, जिसे ना पार करने वाले करीब 40 से 45 लोग मौत के घाट उतर चुके थे। जहाँ पर हान का कहना था कि हाँ मैंने ऐसी किसी गेम के बारे में सुना तो है, मगर जितना तुम इसे खतरनाक बता रहे हो उतना शायद ही है नहीं। वैसे तुम्हारे हिसाब से सबसे इजी शेप कौन सा होगा? जिस पर सियोंग का बताना था कि वो शेप है ट्रायंगल। अगर कैसे भी करके कल जितने ज्यादा लोग ट्रायंगल पर शिफ्ट हो गए तो उनकी जानें बच सकती है। यहाँ रात का हम सीन देख पाते हैं, ये वो गार्ड्स थे जो कि इलीगली लोगों के बॉडी ऑर्गन्स ट्रांसफर कर रहे थे, मगर इस बार इन्हें माल बहुत ही कम मिला था क्योंकि बाकी सारा लेट हो जाने की वजह से सड़ चुका था। तो डॉक्टर का कहना था कि क्या तुम इसे जल्दी नहीं ला सकते थे? अगर गोली दिल और सर पर ना लगी होती तो हम इसका दिल और दिमाग दोनों इस्तेमाल कर सकते थे। तो ये बात ये वाले जो गार्ड्स होते हैं ये अपने ऊपर वाले सीनियर तक पहुंचा देते हैं कि नंबर 11 ने एक ऐसे शख्स को मार दिया जिसके आराम से बॉडी पार्ट्स निकालवा कर हम आराम से पैसा कमा सकते थे। अब इस बॉस को आ जाता है गुस्सा, तो वो एक एक्शन लेने के बारे में इन लोगों को बोल डालता है। अब जब सारे लोग यानी कि जो कंपेटिटर्स थे अपनी जगह
जगह पे जब सो जाते हैं, सोल्जर्स भी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, तो नंबर 11 को ये ब्लैक मैनेजर अपने ऑफिस में बुलवाता है। यहाँ आने के बाद में उसे खूब डांट फटकार लगाई जाती है और ये बताया जाता है कि जब तुम आज से 6 साल पहले एक फौज में थी, तुम्हें काफी सारी गोलियां पड़ी थी, तुम मरने की हालत में थी और बिस्तर पर पड़ी थी, तब मैंने तुम्हारी जान बचाई और हम दोनों ने मिलकर ये वादा किया था कि हम उस कचरे को इस दुनिया से हटा देंगे जो कि इस दुनिया में जीने लायक नहीं है। अब आखिर इस कचरे से अगर कुछ लोगों को फायदा होता भी है तो तुम इसके बीच में क्यों आ रही हो? जहां पर नंबर 11 का कहना था कि देखिए सर, गेम के रूल साफ हैं, हमें बस रूल को फॉलो करना है। अगर कोई एलिमिनेट हो गया तो इसका मतलब वो हमेशा के लिए जान से जाएगा। तो अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं तो मैं कल निकल जाऊंगी, बाकी अगर मुझे यहाँ रखते हो तो मेरे काम में टांग मत अड़ाना। ये गुस्से में धमकी देकर वो वहां से निकल जाती है। मीनवाइल जुनहो पहुंचा होता है अपने सीनियर्स के पास उन्हें ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि देखिए सर, जिस खेल के बारे में मैं आपसे पिछले 3 साल से जिक्र कर रहा था कि मौत का खेल सचमुच है, बड़े अल्ट्रा रिच लोग इस खेल को खिलवाते हैं जिसके अंदर कई सारे मासूम लोगों की जानें चली जाती है। आखिर आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? मुझे तो अब उनमें से एक शख्स मिल भी चुका है जो कि ऑलरेडी इस खेल के अंदर जा चुका है। जहां पर कमिश्नर का कहना था कि हमेशा पुलिस सबूत मांगती है, बिना सबूत के कोई भी एक्शन लेना उनकी जॉब पर आ सकता है। तो अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं तो हम तुम्हारे साथ नहीं। मीनवाइल यहाँ कैप्टन और मिस्टर किम के बीच में बातचीत हो रही थी, जहां पर इन दोनों को ही पहले ये लगता था कि मौत का खेल सचमुच ऐसा कुछ होता ही नहीं है जहां पर जीतने पर 456 बिलियन वॉन मिलते हो। ऐसा तो कौन ही पागल होगा जो कि किसी शख्स को इतना पैसा दे डालेगा। ये पैसा इतना होता है जितना कि एक पूरा कमरा भर जाए। जिस पर मिस्टर किम का बताना था कि पहले तो मैं भी ये सोचता था कि ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं, लेकिन उस दिन जब कमरे में मैंने ढेर सारा पैसा देखा तब जाकर मेरे होश उड़ गए और मुझे लगा कि हाँ, ये खेल सचमुच होता है। और वैसे तुम भी तो कई टाइम से मिस्टर जुनहो के साथ में घूम रहे हो, वो भी तो ऐसे ही एक आइलैंड की तलाश में थे जहाँ पर अब इनको सचमुच यकीन होने लगता है कि मौत के खेल सच में होते हैं। और अब वक्त आ चला था डालगोना खेल का। जैसा कि सियोंग को मालूम था कि ट्रायंगल ही सबसे इजी शेप होता है, तो वो आगे जाकर के ट्रायंगल उठाता है, मगर उसे देखकर उसकी फट जाती है क्योंकि ये तो सबसे टफेस्ट ट्रायंगल था और सारे लोग उस पर गुस्सा कर रहे थे कि तुमने तो हमें मरवा ही डाला। मगर ये तो सिर्फ एक सपना था सियोंग का और वो डर चुका था कि आखिर नेक्स्ट डे होगा क्या। वहीं मियोंग के पास में नुएल पहुंची होती है जो कि पेट से प्रेग्नेंट थी और उसका बताना था कि अगर तुमने मेरे साथ गलत ना किया होता तो आज मैं इस हालत में ना होती। जहां पर मियोंग का नुएल से कहना था कि देखो, उस वक्त मार्केट बहुत ज्यादा हाइप पर था, मुझे लगा था कि हम अच्छा खासा पैसा निकाल लेंगे, मगर एकदम से मार्केट गिर गया और सबका नुकसान हो गया। मैं जानता हूँ कि उसमें तुम्हारा भी पैसा लगा था, लेकिन अगर इस खेल को खेलकर हम यहाँ से निकल पाए तो हमारे साथ ढेर सारा पैसा होगा जिससे हम एक नई जिंदगी शुरू कर पाएंगे। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास करना होगा। मगर नुएल उस पर इस बार विश्वास करने के लिए तैयार नहीं और अब बारी आने वाली थी अगले दिन के खेलों की, जिसे खेलने से पहले ही थैनोस एक गोली चाट लेता है। और वैसे तो 3 साल पिछले खिलाए जाने वाले खेलों के अकॉर्डिंग इस बार तो डालगोना गेम आने वाला था, मगर जैसे ही लोग यहाँ एंट्री करते हैं तो इनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि सियोंग को लग रहा था कि जो खेल हमने खेले थे तो इस बार मैं वही खेल लोगों से जितवा कर गेम में काफी सारे लोगों की जान बचा लूंगा, मगर इस बार तो ये खेल बदल गए थे। यहाँ पर इस वक्त 2 राउंड्स होते हैं, यानी कि 2 गोले बने हुए होते हैं। आधे आधे लोगों को इनके अंदर बांट दिया जाता है, वो भी 5-5 की टीम बनवाकर, और फिर इन सभी को 5 खेल खेलने होते हैं जिनकी टाइम लिमिट रहेगी सिर्फ 5 मिनट। पहले नंबर का खेल था ताकची। ताकची के अंदर वही छोटे से कार्ड पॉकेट को जोर से वार करके पलटना होता था। दूसरे नंबर पर खेल था फ्लाइंग स्टोन, जिसे कि सतोलिया भी कहा जाता है। खैर, मैंने तो बचपन में खूब बार सतोलिया खेला है, आपने कितनी बार खेला है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थर्ड नंबर पर खेल का नाम था कोंगी, जिसे कि अपन इंडियन बच्चे अक्कन बक्कन जोग जक्कन के नाम से भी जानते हैं। खैर, जेनजी को तो ये घंटा पता होगा, मगर जो मिलीनियल्स इन बातों को सुनेंगे वो पक्का मेरी बातों से रिलेट कर पाएंगे कि उन्होंने भी बचपन में अक्कन बक्कन जोग जक्कन जरूर खेला होगा। फिर चौथे नंबर पर था लट्टू, जिसे कि मिलीनियल्स ने तो क्या जेनजी ने भी काफी बार खेला होगा। और 5वें नंबर पर खेल का नाम था छेगी। इस छेगी खेल में होता यह है कि एक प्लास्टिक वाली कॉक होती है जिसे बैडमिंटन से नहीं बल्कि सिर्फ पैरों से उछाला जाता है। 5 बार उसे उछालना था। तो हालांकि ये खेल दिखने में तो बच्चों वाले खेल दिख रहे थे, मगर खेलते वक्त इनकी जो गांडें फटी थी, लिटरली अगर आप भी इस खेल में होते तो आपकी भी फट जाती। अब यहाँ पर एक एक करके सभी की बारी आती जाती है, हर कोई अपना परफॉर्मेंस देने लगता है। कभी कोई फ्लाइंग स्टोन यानी कि सतोलिये में अटक जाता है, तो कभी कोई लट्टू में अटक जाता है, तो कभी कोई कोंगी यानी कि अक्कन बक्कन जोग जक्कन ठीक से नहीं खेल पाता। तो ऐसा करते करते यहाँ पर हर किसी की बारी आती जाती है और जो लोग नाकामयाब होते जाते हैं वो लोग सारे एलिमिनेट होते जाते हैं। यहाँ पर हम थैनोस को भी देख पाते हैं जो कि अपनी नशे की गोली दबा करके एकदम फ्री माइंड होकर के खेल को खेलने वाला था। उसका दोस्त थुकबे आकर
करके बोलता है भाई थोड़ा मेरे मुंह में भी गोली डाल दे, मैं भी इस खेल को जीतना चाहता हूँ। तो थैनोस उसकी मदद कर देता है। अब यहाँ से ये खेल आगे बढ़ने लगते हैं। जो भी लोग ठीक से नहीं खेल पाते वो आउट होते जाते हैं। एंड के अंदर एक ऐसी टीम बनती है जिनमें वही माँ बेटे और एक ट्रांसजेंडर भी थी। तो इन लोगों का काम था कैसे भी करके सबसे पहले तो सीक्वेंस वाइज चलना, क्योंकि इनके पैर बंधे हुए थे और बंधे हुए पैरों में ही इन्हें आगे चलना था और ये खेल इनके लिए आसान नहीं होने वाला था। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप गाइस कि ये वीडियो एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर आया है देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि सचमुच यार ऐसे वीडियोस बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। तो अगर मेहनत पसंद आई देन प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो यानी कि इसका नेक्स्ट 5th एपिसोड जल्द ही आने वाला है। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। Yeah, so hello everyone, Hitesh here and today we are going to talk about the latest released web series called Squid Game and आज हम इसके सीजन 2 एंड एपिसोड 5 के बारे में बात करने वाले हैं। So now without wasting any time चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में वही 5 गेम खेलवाए जाने वाले थे जो कि होते तो बचपन वाले थे, मगर इन्हें हार जाने पर थी डायरेक्टली सजाए मौत। जहाँ शुरुआत में एक लड़की ताकची को पलटने की कोशिश करती है, मगर वो जो ट्रांसजेंडर थी वो उसे कहती है कि इसे उल्टी तरफ से मारो, और ऐसा करने पर इनके खेल का पहला पड़ाव कंप्लीट हो जाता है। सेकंड गेम था फ्लाइंग स्टोन वाला या फिर कहें कि सतोलिया, जिसके अंदर माँ अपने बेटे को कहती है कि बेटा इस पत्थर को इस तरीके से मार जैसे तू ये पत्थर अपने उस लेनदार को मार रहा है जो कि तुझसे पैसा लेता रहता है, हर बार मांगता रहता है। एंड देन वो उस पत्थर को बहुत ही ज्यादा खींच कर मारता है और इनका ये पड़ाव भी पार हो जाता है। थर्ड नंबर पर था कोंगी यानी कि अक्कन बक्कन जोक जक्कन। तो बेसिकली यहाँ पर इन 5 गोटियों को उठा करके खेलना था। नंबर 1 पर एक बार में 1 गोटी, फिर दूसरी बार में 2 एक साथ, फिर तीसरी बार में 3 एक साथ, चौथी बार में 4 अकेली, 5 अलग, और 5वीं बार में 5 की 5 एक साथ आनी चाहिए थी। मगर आंटी जी बहुत ही ज्यादा हेजिटेट हो चुकी थी। पीछे से वो पुजारन बार बार उन्हें गालियां देती जा रही थी। तो यहाँ पर फौजन यानी कि वो फौजी ट्रांसजेंडर उसे चुप करवा देती है और बोलती है कि चुपचाप रहो, आंटी जी को खेलने दो। अब यहाँ पर बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ इस तरीके से याद करो जैसे पिताजी ने अपनी दूसरी वाइफ को घर में जगह दे दी थी और आप बाल उसके नोचना चाहती थी। तो वैसे ही आंटी जी भी करती है और यहाँ पर इनकी एक कोंगी का गेम भी कंप्लीट हो जाता है। और अब बारी आती है लट्टू को घुमाने की। तो बेसिकली यहाँ पर जो लट्टू होता है उस पर एक रस्सी बांधनी होती है, तभी जाकर के लट्टू घूमता है। मगर पुजारन जो थी वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी, काइंड ऑफ पैनिक कर जाती है और बार बार लट्टू की रस्सी उससे छूटती जाती है और वो मन ही मन कहने लगती है कि दोनों जहानों के खुदा हमसे रूठ चुके हैं, अब तो बस मौत की बारी है। कि तभी फौजन यानी कि ट्रांसजेंडर को आ जाता है गुस्सा, वो खींच के उसमें 2 लपाड़े झड़ती है और कहती है कि अगर तूने ये लट्टू नहीं घुमाया तो इन लोगों से पहले तो मैं तुझे मार दूंगी, अब चल घुमा यहाँ से। एंड देन वो अपनी पूरी ताकत के साथ उसे घुमाती है और लट्टू वाला गेम भी ये लोग कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद में इन्हें गेम खेलना था छेगी। छेगी ये वो गेम था चाइनीज गेम जहाँ पर काइंड ऑफ कॉक को 5 बार लात से उछालना था। क्या बात है, मेरी हिंदी धीरे धीरे क्लियर होती जा रही है। तो कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, तो यहाँ पर वो क्या करती है कि बोलती है लोगों आप देखो पीछे की साइड में, और जो उनके 4 प्लेयर होते हैं उनको भी मुंह घुमा देने के बारे में कहती है और फिर अपनी टांग से उछाल उछाल कर फाइनली इस छेगी की गेम को जीत जाती है। और अब तो उन्हें देख करके बाकी के लोगों में भी जोश आ चुका था। तो हर कोई अब अपनी फुल प्रिपरेशन के साथ में 1 2 1 ऐसे करते करते आगे बढ़ता जाता है। हालांकि जो लोग ये 5 खेल खेलने में कामयाब हो जाते हैं वो अपनी जान को भी बचा लेते हैं, मगर जो लोग टाइम पर इन खेलों को नहीं खेल पाते या फिर इनका टाइम एक्सीड हो जाता है तो सोल्जर्स आकर इनको ही फायर कर देते हैं, मतलब कि लाइफ से ही फायर हो जाते हैं ये लोग। वेल ये गेम थे तो सारे के सारे बच्चों के, मगर खेलने वाले जो ये बड़े थे कभी तो इनके हाथ में गोटियां थी और कभी गले में गोटियां, क्योंकि हर वक्त जान का खतरा इन्हें सता रहा था। और अब ऐसा करते करते ऑलमोस्ट सारे लोग उस कंप्लीट मतलब खेल को कर लेते हैं और एंड में सिर्फ 2 ही टीम्स बचती है। एक वो टीम थी यानी कि अपने सियोंग वाली, और वही एक कोई रैंडम टीम थी। जब बारी सियोंग की टीम की आती है तो जुंगबे कहता है कि क्या हुआ, अब तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें देखने के लिए तो पब्लिक ही नहीं बची, तो तालियां कौन बचाएगा। मगर हान उसे कहता है कि पहले गेम तो जीत लो, देन इसके बाद में हर एक की बारी आती जाती है। सबसे पहले तो वो प्रेग्नेंट लड़की ताकची में एक ही बार के अंदर उसे कंप्लीट कर लेती है। फिर बारी आती है चुंगबे की, जो कि फ्लाइंग स्टोन में बस एक ही बार पत्थर को मार कर ये खेल को जीत जाता है। तीसरी बारी थी कोंगी की, जहां पर तेहो आगे बढ़ता है और बचपन में 4 बहनों के घर में होने की वजह से वो घर में सिर्फ कोंगी ही खेला करता था, इसलिए वो भी इस कोंगी में पलक झपकते
ही जीत जाता है। अब बारी आती है लट्टू को फिराने की, मगर यहाँ हान कर जाता है गड़बड़। 2 बार इस तरीके से लट्टू को फेंकता है जैसे मानो उसे ये खेल आता ही ना हो, मगर ये सभी बारी बारी से उसे विश्वास दिलाते हैं, उसके पैनिक मोड को खत्म करते हैं कि तुम ये खेल खेल सकते हो। देन एट द एंड हान लास्ट के सिर्फ 10 सेकंड के अंदर उस लट्टू वाले गेम को जीत जाता है। अब जो 10 सेकंड बचे थे उनके अंदर 5 सेकंड में तो पहले उन छेगी वाले गेम के 5 किक्स को भी कंप्लीट करना था और आगे बढ़कर के विनिंग लाइन को भी क्रॉस करना था। तो यहाँ पर इन 10 सेकंड्स में बहुत ज्यादा माहौल गर्म हो चुका था। सियोंग ने छेगी को हाथ में उठा लिया था और 1 2 3 4 किक्स तक मार लिए थे, मगर लास्ट किक उसकी वेस्ट होने वाली थी, वो जमीन पर गिरने वाला था कि तभी हान अपना पैर आगे बढ़ा करके उस छेगी की गेम को इन सभी टीम वालों को जितवा देता है और फाइनली ये लोग भी बच बचाकर इस गेम को जीत करके टीम में वापस आ जाते हैं। हालांकि कुछ बड़ाओ और थैनोस और बाकी के लोग जो कि इस गेम को जीत करके उस ग्राउंड में या फिर कहें कि बैट्स के पास बैठे हुए थे, उनका मानना था कि यार ये लोग बच करके क्यों आ गए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग बचेंगे इनाम की रकम उतनी कम ही मिलेगी, जितने ज्यादा मरेंगे इनाम की रकम बढ़ती जाएगी। हालांकि यहाँ जितने भी बुरे लोग थे वो सिर्फ बुरा बुरा ही सोच रहे थे क्योंकि उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब था, मगर यहाँ कुछ अच्छे लोग भी थे, जैसे कि वो आंटी जी जो कि उस प्रेग्नेंट लेडी के पास में आकर उसे सहारा देती है। कुछ और भी फैमिलीज थी जो कि यहाँ पर अब इस पैसे को ना लेकर के सिर्फ अपनी जान को बचाकर यहाँ से निकलना चाहते थे, तो एक तरीके से इन सभी ने अपनी टीम अप कर लिया था। वहीं इस दूसरे गेम के अंत में जब सभी सोल्जर्स भी अपने रूम में जाने लगते हैं तो नंबर 11 का दरवाजा बंद होने से पहले 2 अलग सोल्जर्स उसके कमरे में घुस जाते हैं और उसे डराते हैं, धमकाते हैं, उसे मारने की धमकी भी देते हैं कि आखिर तो हमारे बिछाए हुए जाल के अंदर कीड़े क्यों कर रही है, जब तुझे पता था कि वो अधमरा शख्स है, बाद में हम उसका दिमाग यूज कर सकते थे, उसका दिल, उसकी आंखें, उसकी किडनी और भी ऑर्गन्स का यूज किया जा सकता था, क्योंकि सिर्फ टांग पर गोली लगी थी, तो आखिर तूने उसके सर और दिल में मारकर उसे पूरी तरीके से वेस्ट क्यों करवा दिया। जिस पर नंबर 11 का कहना था कि मैं तुम्हारी शिकायत ऊपर हेड से करूंगी, जिन पर उन दोनों सोल्जर्स का कहना था कि हमें उस हेड नहीं तो भेजा है तेरी खबर लेने के लिए, अगर नेक्स्ट टाइम से तूने किसी और के ऑर्गन्स को खराब करा तो याद रख लेना वो रात तेरी आखिरी रात होगी, तुझे तो मैं जला करके फेंक दूंगा कॉफिन में, मगर तेरी लेने के बाद। अब यहाँ पर किस लेन देन की बातचीत चल रही थी, खैर होशियार को इशारा काफी है। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, एक तरफ जहाँ ये बाकी बचे हुए लोग अपनी जीत का जश्न मनाते हुए वोटिंग के दौरान इस अगले गेम को न खेल कर वहां से बाहर निकल जाने के बारे में सोच रहे थे कि तभी वहां पहुंच जाते हैं सभी सोल्जर्स और कहते हैं कि पिछले गेम में जितने भी लोग मरे हैं तो अब उनकी पार्टी का पैसा आपको मिलने जाने वाला है। हालांकि जिन लोगों ने पहले भी इस गेम को एक्स यानी कि न खेलने के सपोर्ट में वोट किया था, वो इस बार भी पूरे गेम्स को बंद करवा देना चाहते थे, मगर कुछ लोग जिन्होंने पहले ओ दबाया था वो अगेन इस खेल को खेलना जारी रखना चाहते थे। एंड द रीजन बीइंग इज दैट उनके सर पर पड़ा हुआ कर्जा इतना ज्यादा था कि ये बाकी बचा पैसा भी अगर वो ले जाएं तो सिर्फ और सिर्फ ब्याज ही चूकता हो पाएगा। मुझे तो कभी कभी शर्म आती है इन कोरियंस पर, इन अमेरिकन्स पर, जिनके जीने के लिए सिर्फ कर्जा मांग मांग कर जी रहे हैं। इससे बढ़िया तो हम इंडियंस हैं, भले 2 वक्त की दिहाड़ी के लिए खेती कर लेंगे, ईंटें लगा देंगे, कहीं जाकर के झाड़ू पोछा लगा देंगे, मगर कम से कम सर पर कर्जा तो नहीं है। और मैं बात हम इंडियंस के सिर्फ और सिर्फ गरीब फैमिलीज की ही नहीं कर रहा हूँ, इवन अ मिडिल क्लास फैमिली और अ रिच फैमिली की भी बात कर रहा हूँ। अगर मिडिल क्लास फैमिली में कोई आपके मेरा जैसा बंदा जॉब कर रहा है तो जॉब के अंदर ही रहता हुआ वो अपनी सैलरी से ही EMIs वगैरह भरेगा, किसी और से मांगेगा नहीं। अगर किसी दोस्त से 2-5 हजार रुपए ऊपर नीचे मांग भी लिए तो वो अगले महीने चूक भी जाते हैं। इन कोरियंस और अमेरिकन्स की तरह नहीं कि जीवन भर माथे पर कर्जा पड़ा है और लोग घर पर मांगने के लिए आ रहे हैं कि पैसा कब चुकाओगे मेरा। तो इसके लिए तो हेड्स ऑफ टू इंडिया एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, धीरे धीरे वोटिंग बढ़ती जाती है, सभी लोग अपने अपने इच्छा अनुसार वोट करते जाते हैं। जिन्हें और पैसा कमाना था वो ओ पर वोट करते हैं, मगर जो ये खेल छोड़कर जाना चाहते थे वो एक्स पर वोट करते जाते हैं। मगर खेल को आगे खेलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी, दैट इज वाई अगला खेल भी इन्हें खेलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके बाद इन्हें खाना दिया जाता है, मगर पिछले एक दिन के मुकाबले बहुत ही कम। जहां लास्ट टाइम इन्हें एक पूरा टिफिन दिया गया था, वहीं इस बार इन्हें सिर्फ एक बन और एक छोटे से दूध का पैकेट दे दिया जाता है। अब यहाँ ये जो 5 दोस्तों की टीम थी, इनमें से जुंगबे भी एक ऐसा शख्स था जिसने खेल को खेलने के पक्ष के अंदर वोट दिया था। तो सभी लोग उसे गालियां दे रहे थे और बोल रहे थे कि अगर तुम अपना वोट ना खेलने के पक्ष में डालते तो कम से कम बाकी सारे लोग यहाँ से निकल तो सकते थे, उनकी जानें तो बच सकती थी, क्योंकि बाहर उनका एक परिवार है, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी
किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का दादा उनका इंतजार कर रहा था। जिस पर जुंगबे कहता है कि हालांकि मैं पैसों के लिए मर रहा था, मैं जानता हूँ मेरे सर पर बहुत कर्जा है, लेकिन सिर्फ मेरे एक के पक्ष में वोट देने से हो ही क्या जाता, क्योंकि कहाँ 130 और कहाँ 109, पूरे 21 लोगों का फर्क था। जिसके बाद इस बात को समझते हुए सभी लोग शांत होते हैं, खाना पीना ठीक से खाते हैं। इन बिटवीन हमें उस ट्रांसजेंडर और आंटी जी के बीच की कॉन्वर्सेशन भी दिखाई जाती है, जहां पर आंटी जी पूछती है कि बेटा खेल खेलते वक्त, मतलब जब तुम छेगी खेल रही थी तो तुमने हम सबको मुड़ने के लिए क्यों कह दिया। जहां पर ट्रांसजेंडर बताता है कि देखिए बात ऐसी है कि अभी तक मेरी सर्जरी नहीं हुई है, तो अगर उछलेगा तो दिखेगा। अब यहाँ पर क्या उछलने और क्या दिखने की बातचीत हो रही है, वो समझदार को इशारा काफी है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लास्ट कुछ ऐसे मेरे थंबनेल्स थे जिनके अंदर सिर्फ एक वर्ड लिख देने की वजह से वो वीडियो लिमिटेड हो चुके थे। यूट्यूब की लैंग्वेज में लिमिटेड डॉलर मिलना यानी कि उस वीडियो की ऐसी तैसी हो जाना, दैट इज वाई मैं यहाँ पर बार बार समझदारों को समझदारी के इशारे के बारे में इशारे दे रहा हूँ। एंड आई होप कि आप अच्छे और भले लोग इन बातों को समझ पाएंगे। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी अगेन, तो सभी लोगों के बीच में तनाव की घड़ी मौजूद थी। इनफैक्ट वो जो थानोस यानी कि अपना रैपर भाई था, उसने मियांग को पकड़ करके धमकी दे डाली थी कि देख जब तक तू यहाँ पर है तुझे सारे के सारे खेल खेलने पड़ेंगे और तुझे मेरा कर्जा चुकता करना पड़ेगा। जिस पर मियांग कहता है कि साले अगर मैं सारे खेल जीत गया यानी कि लास्ट में 456वें नंबर पे बचा, तो इसका मतलब तू तो लुढ़क गया होगा, तो पैसा क्या तेरी कब्र में डालूंगा। तो खैर यहाँ पर इनके बीच में अच्छी खासी फाइट हो जाती है, मगर इस वक्त तक हान आ चुका था और उससे डर करके थानोस पीछे हट जाता है। यहाँ ये जब लोग हॉल में आ चुके होते हैं तो सियोंग का इन सभी से कहना था कि आज रात कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। जिन लोगों को कम खाना दिया गया वो ऑलरेडी उग्र हो चुके, यानी कि उनके अंदर गुस्सा भर चुका था। पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, खाना भी नहीं मिल रहा है, टेंशन भी हो रही है, लोग गालियां भी दे रहे हैं, तो इसीलिए रात को झगड़े हो सकते हैं, तो हमें क्यों ना पलंग के नीचे आकर के घुस के सो जाना चाहिए। तो यहाँ पर उसकी बात मानते हुए बाकी सभी लोग एक एक करके नीचे आने लग जाते हैं और 2-2 घंटे का पहरा देने के बारे में सोचते हैं। मगर तभी रात को बुड्ढी आंटी को टॉयलेट लगता है, तो वो जाकर के, और उसके साथ में वो प्रेग्नेंट लेडी भी थी, लेडी तो क्या कहेंगे बच्ची कहेंगे, तो ये दोनों ही जाकर सोल्जर को कहते हैं कि प्लीज हमारा दरवाजा खोल दो, हमें वॉशरूम जाना है। मगर स्क्विड गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग रात को किसी को भी हॉल से बाहर निकलना मना था, तो ये लोग उसे मना कर देते हैं। मगर आंटी मानती नहीं है और कहती है कि बेटा अगर तेरी भी माँ होती है, अगर उसे सूसू जाना होता तो क्या सरेआम लोगों के बीच में वो बेइज्जत हो जाती, तो कम से कम कुछ तो सोचो, मास्क के पीछे तुम भी तो एक इंसान ही हो। तो ये बात सोल्जर को समझ में आती है एंड वो उसे टॉयलेट में जाने देते हैं। इन बिटवीन यहाँ पर जुंगबे, सियोंग ये सभी एक एक करके पहरेदारी करना शुरू रखते हैं। हालांकि इनके बीच में उस फैक्ट्री की बातचीत भी चलती है जहां पर ये जॉब किया करते थे। हड़ताल के टाइम पर ज्यादा सैलरी बढ़ाने के लिए ये लोग बैठ गए थे, तो वो कॉन्वर्सेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको एड ऑन नहीं करते हैं, सीधा मेन स्टोरी पर फोकस करते हैं। तो बेसिकली वो जो प्रेग्नेंट लड़की थी वो रोने लगती है, तो आंटी जी उसके बाथरूम में आकर उसे चुप करवाती है और सहारा देती है और कहती है कि अगर तुम्हें कुछ भी जरूरत पड़े या कुछ दर्द वगैरह हो तो मुझे बताना, मैंने अपने मोहल्ले में कई सारी लड़कियों की डिलीवरी करवाई है, मैं यहीं पर हूँ और हर वक्त तुम्हारा साथ दूंगी। वहीं नेक्स्ट मॉर्निंग जुनहो पहुंच चुका होता है टीम के साथ में अगेन बोट पर, और इस बार इनके पास सिर्फ एक नहीं बल्कि 2-2 बोट्स थी जो कि उस हिडन आइलैंड को ढूंढने के लिए काफी थी। और अब रात को पूरी तरीके से पहरेदारी दे लेने के बाद में दिन था अगली गेम का, जहाँ एक तरफ सारे के सारे सोल्जर्स तैनात हो जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ सभी कंटेस्टेंट को लाया जाता है इनकी तीसरी गेम के लिए। इस गेम का नाम था मिंगल। ये मिंगल एक ऐसा गेम था जहां पर चक्रे में घोड़े लगाए हुए थे। खैर ऐसा खेल तो मैंने खाली मेलों में ही देखा था जहां पर बच्चे घोड़ों पर बैठ करके झूला झूला करते थे, और अब इन सभी लोगों को उस घेरे के बीचों बीच खड़ा कर दिया जाता है और घेरा घूमना शुरू हो जाता है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। सो गाइस, आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि सचमुच ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। और अगर वीडियो पसंद आया देन प्लीज जाते जाते इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम पूरे स्क्विड गेम की सीजन 1 के सारे एपिसोड्स, स्क्विड गेम द चैलेंज के भी सारे एपिसोड्स और सीजन 2 के भी सारे एपिसोड्स लेकर आ ही रहे हैं और आगे सीजन 3 के भी लाते रहेंगे। तो उन सभी की रेगुलर अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।
Okay, so hi, hello everyone, Hitesh here and today we are going to talk about the latest released web series called Squid Game and आज हम इसके सीजन 2 एंड एपिसोड 6 के बारे में बात करने वाले हैं एंड आई होप कि आपने इसके शुरुआत के सीजन 2 के 1 से लेकर के 5 एपिसोड तक देख लिए होंगे और अगर नहीं भी देखे होंगे तो एज यूजुअल हमेशा की ही तरह इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन वाले वीडियोस का लिंक मिल जाएगा जहां से जाकर आप उन बेहतरीन एक्सप्लेन्ड वीडियोस को देख सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत लास्ट गेम में स्टार्ट हुए मिंगल से ही होती है। यहाँ पर मिंगल की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि ढेर सारे जो भी कंटेस्टेंट बचे हुए थे उन सभी को उस चक्रे पर खड़ा कर दिया जाता है और फिर उन्हें ये रूल्स बताए जाते हैं कि आपको कोई भी एक रैंडम नंबर दे दिया जाएगा, वो कोई भी हो सकता है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5, और फिर जो नंबर बताया जाए आपको उस काउंटिंग के हिसाब से एक जोड़ी बना करके सामने दिखने वाले रूम के अंदर घुसकर उसे लॉक कर देना है और इस पूरे प्रोसेस के लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 10 सेकंड और जो भी इंसान 10 सेकंड्स के अलावा बाहर छूट गया तो वो आ जाएगा सोल्जर्स के चंगुल में। और अब जैसे जैसे नंबर्स बोलते जाते हैं वैसे वैसे लोग गुट बना करके अंदर कमरों में छुपते जाते हैं। कभी नंबर आता है 10 तो कभी 3 तो कभी 4 और ऐसा करते करते मौत का एक खेल चलता जाता है। एक बार को तो पुजारन को ये लोग धक्का मार करके बाहर ही छोड़ गए थे जहां पुजारन ने इन सभी को मौत की बद्दुआ दे दी थी। जब ये सभी लोग रूम में छिपे होते हैं तो बाहर जिन्हें भी गोलियां मारकर लाशें बिछाई जा रही होती है तो पीछे से जो जीरो वाले यानी कि सर्कल शेप वाले सोल्जर्स होते हैं वो आते हैं, इन्हें उठा करके कॉफिन में डालते हैं और उनकी बॉडीज को जलाने के लिए या फिर जो सही बॉडीज है उनमें से ऑर्गन निकलवाने के लिए ले जाते हैं ताकि कचरा साफ हो सके। और जब ये लोग अपने रूम से बाहर आते हैं तो बाहर मौत का मंजर यानी कि पड़ा हुआ खून देख पाते हैं। फिर अगेन वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है यानी कि इन्हें मिंगल यानी कि उस घोड़े के चक्र के बीच में आकर के खड़ा हो जाना है। कम से कम 20 या 25 सेकंड तक एक घोड़े का खेल यूं ही घूमेगा और फिर रैंडमली कोई भी एक नंबर बता दिया जाएगा। अब इस बार नंबर मिलता है 2 और सभी लोग 2-2 के जोड़े बना करके रूम में छिपने की कोशिश करते हैं, मगर जिस रूम के अंदर जुंगबे और हान आए होते हैं वहां पर ऑलरेडी एक शख्स बैठा होता है। अब कहीं 10 सेकंड खत्म होने पर, दरवाजा बंद होने पर अगर रूम में या तो कम या ज्यादा लोग उस गिनती के थ्रू आ जाते हैं तो भी ये सोल्जर उन्हें गोली मार दिया करते थे। तो यहाँ पर हान क्या करता है कि जो तीसरा एक्सेस बंदा होता है उसी का ही गला मोड़कर उसे जान से मार डालता है ताकि अगर 2 लोगों की काउंटिंग है तो सिर्फ उस रूम में 2 लोग ही रहें, एक्सेस ना हो। मगर इस हादसे को देख करके जुंगबे पूरी तरीके से डर चुका था और फिर मरे हुए लोगों को ले जाया जाता है कॉफिन में जलाने के लिए। हालांकि जो लोग सही होते हैं उनके कॉफिन को खाली जला दिया जाता है और बॉडी में से ऑर्गन निकलवा दिए जाते हैं। और ये जो बॉडी पार्ट्स के ऑर्गन निकलवाने का काम था ये इलीगल वे में चल रहा था, यानी कि इसमें स्क्विड गेम वालों के रूल्स का कोई लेना देना था ही नहीं। उनके हिसाब से जितनी बॉडीज उतने कॉफिन यहाँ पर आ चुके थे, जो भी मर गया उसे कॉफिन में जला दिया जाएगा। मगर कुछ गार्ड्स जो कि ज्यादा होशियार थे उन्होंने डॉक्टर के साथ मिलकर के बॉडी ऑर्गन्स का नया धंधा ही करना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ ड्रोन की मदद से जुनबे अपनी पूरी टीम को अलग अलग आइलैंड को ढूंढने पर लगा देता है। तभी इन्हें एक पहाड़ी पर किसी एक दरवाजे के होने की आहट आती है तो ये सभी वहां पर जाने का डिसाइड करते हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग भी इस खेल को जीत कर बच कर के वापस आ चुके थे वो अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। यहाँ पर हम उस पुजारन को भी देख पाते हैं और वो कहती है कि तुम लोग इस बार भी बच गए, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए जो मौत की बद्दुआ मांगी है नेक्स्ट टाइम तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। इन लोगों की जो 5 की टीम थी ये लोग भी सोचने लगे थे कि चलो इस बार तो हम मौत के मुंह से बचकर आए हैं मगर ये मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा। इस बार की जो वोटिंग होगी हमें कैसे भी करके इस पूरे के पूरे गेम को रुकवाना ही होगा ताकि जितने लोग बचे हैं कम से कम वो तो अपनी जान को बचाकर अपने परिवार के पास वापस पहुंच पाएं। और अब जैसा कि ये वाला खेल का नया रूल इस बार ही ऐड ऑन किया गया था कि हर खेल के बाद में वोटिंग प्रक्रिया शुरू होगी जहां पर बचे हुए सारे के सारे कंपेटिटर्स या तो खेल के पक्ष में या विपक्ष में वोट कर सकते हैं। तो इस बार भी जब सभी लोगों से वोट डालने की बारी आती है तो हर कोई अपने अपने हिसाब से अपना अपना वोट डालने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम जुनबे की टीम को देख पाते हैं जो कि एक छोटी टुकड़ी उस आइलैंड की ऊंचाई पर जो एक गेट बना हुआ था उसे चेकआउट करने के लिए पहुंची होती है। मगर जैसे ये लोग उस गेट को खोलते हैं वहां एक जोरदार धमाका होता है जिसमें करीब 5 लोग घायल हो जाते हैं। और ये धमाका इतना जोर का था कि नीचे बोट में बैठी टीम भी इसे सुन पा रही थी। हालांकि बोट पर मौजूद
खुद इन लोगों को विश्वास नहीं था कि हमारे इतने लोग घायल हो जाएंगे, इसलिए ये लोग सबसे पहले हॉस्पिटल जाना सही समझते हैं और फिर नेक्स्ट डे बड़ी टीम के साथ यहाँ वापस लौटने का डिसाइड करते हैं। मीनवाइल यहाँ वोटिंग हो जाती है, मगर वोटिंग टाई हो जाती है और गेम के ये रूल थे कि अगर वोटिंग टाई हो जाती है तो एक दिन बाद में दोबारा वोटिंग होगी। और अब आज तीसरे दिन इनका खाना तो पिछले दिन से भी कम था। सिर्फ इन्हें एक सुशी का पैकेट और एक कोको कोला पकड़ा दी जाती है और जानबूझ के सुशी के पैकेट में इन्हें एक फोर्क यानी कि कांटे वाला चम्मच दिया गया था और जानबूझ कर ही इन्हें कोको कोला यानी कि कांच की बोतल दी गई थी ताकि मार कुटाई के टाइम पर ज्यादा लोग घायल हो जाएं और टीम के लोग कम हो जाएं। इस कांटे को देख करके सियोंग समझ गया था कि अब खेल में बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। वहीं सीन शिफ्ट होता है बाथरूम में, जहां पर थैनोस, थुकबे और बाकी के लोग आकर के मियोंग के गले चढ़ जाते हैं और कहते हैं कि साले तूने लास्ट टाइम मुझे धक्का मारा, मेरी जान लेने की कोशिश करी, अगर मैं टाइम पर उस रूम के अंदर ना पहुंचता तो मेरा तो राम नाम सत्य हो जाता। तू क्या चाहता है बे? मेरा पैसा तुझे देने की औकात नहीं है क्या, या फिर सारा का सारा खुद हड़प लेना चाहता है? तुझे तो मैं अब भी बताऊंगा। और तभी इनके बीच में धड़ाधड़ फाइट होना शुरू हो जाती है, मगर ट्विस्ट तब आता है जब मियोंग के हाथ पड़ा चाकू या फिर कहें कि मियोंग के हाथ पड़ा कांटे वाला चम्मच सीधा थैनोस के आर पार हो जाता है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। आई होप गाइस कि ये वीडियो एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आया है देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ लास्ट यानी कि फिनाले एपिसोड ही बचा है इस सीजन 2 के फाइनल शोडाउन में। सो गाइज मेहनत को सपोर्ट कीजिए और जो इतने बढ़िया वीडियोस हम लेकर के आते हैं उन पर प्यारा कमेंट भी कीजिए, क्योंकि हर कमेंट करने वाले बंदे को हमारी टीम से मेरी तरफ से मिलेगा एक प्यारा सा हार्ट। तो एक अच्छा कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके फाइनल एपिसोड पर काम होना ऑलरेडी शुरू हो चुका है, वो भी जल्द ही आप लोगों के सामने आएगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। Yeah, so hello everyone, Hitesh here and today we are going to talk about the latest released web series called Squid Game और आज हम इसके सीजन 2 एंड एपिसोड 7 यानी कि इसके फिनाले के बारे में बात करने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने इसके पुराने एक्सप्लेन करे हुए सारे के सारे एपिसोड्स को देख लिया होगा, और अगर नहीं भी देखा होगा तो एज यूजुअल हमेशा की ही तरह उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप उन बेहतरीन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में वही मार कुटाई दिखाई जाती है जहां पर सीजन 2 का एपिसोड 6 एंड हुआ था। सभी लोग आपस में भिड़ चुके थे, जिनके भी हाथ में कांटे वाले चम्मच थे, हर कोई उससे खूनम खान मचा रहा था। और अब तो झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि मियोंग जैसे सीधे साधे इंसान ने थैनोस जैसे कुत्ते को मौत की घाट उतार दिया था। वहीं थुकबे उसके गले से वो ताबीज लेकर भाग जाता है जिसके अंदर वो नशे की गोलियां थी। वहीं सीन शिफ्ट होता है मेन हॉल में, जहां पर उस पिगी बैंक के अंदर धड़ाधड़ पैसा गिरता जाता है, यानी कि इस वक्त 5 लोग उस लड़ाई कुटाई के अंदर मारे गए थे। इस गिरते हुए पैसे को देखकर हर कोई शॉक था। और फिर जो बचे हुए लोग अपनी टीम के अंदर वापस आते हैं तो एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू करते हैं कि इन एक्स वालों ने ओ वालों पर हमला किया, और ओ वाले कहते हैं कि इन एक्स वालों ने हमारे ऊपर हमला किया, ताकि नेक्स्ट डे की वोटिंग के अंदर ये लोग जीत सके। क्योंकि अगर ओ वाले ये वोट को जीत गए तो गेम कंटिन्यू रहेगा, यानी कि ये मौत का खेल आगे भी जारी रहेगा। लेकिन अगर एक्स वाले जीत जाते तो ये जितना भी पैसा है सभी लोगों में बराबर बढ़ जाता और ये लोग अपने आराम से घर पहुंच जाते। वहीं दूसरी तरफ हम जुनबे के कैप्टन को देख पाते हैं। अब यहाँ पर एक चाल हो जाती है। वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, रात में बैठ करके ड्रोन की फुटेज को डिलीट कर रहा था कि तभी ड्रोन कैप्टन ने उसे देख लिया और पूछ लिया कि भाई आखिर इतनी रात को बारिश में तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। तो कैप्टन बताता है कि ये ड्रोन जो होता है पता नहीं है चलता कैसा है, मैं तो बस इसे चेकआउट कर रहा था। कि तभी उसको मालूम चल जाता है कि ये बंदा उसे तोड़ ताड़ कर अंदर की रील अलग कर रहा था। कि तभी इनके बीच में ठुकाई पिटाई शुरू हो जाती है। और अब शिप का कैप्टन है तो ऑलरेडी दम बंदा रखता था, तो वो उसे उठा करके शिप से ही बाहर फेंक देता है। इसी वक्त मिस्टर किम भी जाग जाता है और पूछता है कि क्या किसी के गिरने की आवाज आई। तो यहाँ पर कैप्टन बताता है कि नहीं, लहरें बहुत ज्यादा तेज है, पानी का बहाव भी बहुत ज्यादा ही चल रहा है, तो कुछ प्लास्टिक का सामान गिर गया होगा, दैट इज वाई तुम्हें लग रहा था कि कोई गिर गया है या उसकी आवाज आई है। तुम आराम से जाकर के सो जाओ मेरे दोस्त, क्योंकि कल बहुत सारे
सारा काम जो करना है। वहीं सीन शिफ्ट होता है बाकी सभी कंपेटिटर्स पर जो कि अभी डरे हुए थे क्योंकि अगले दिन की वोटिंग क्या होने वाली है, हर कोई ये सोच करके डर रहा था। इसी बीच जो मैनेजर था यानी कि ब्लैक मास्क वाला ओनर, वो अपने सभी लोगों को कह देता है कि एक स्पेशल गेम के लिए तैयार हो जाओ, ये एक स्पेशल टास्क है। अभी स्पेशल टास्क बेसिकली ये था क्योंकि इस रात को इन लोगों के हाथ में जो चाकू छुरे पकड़ा दिए गए थे, कांच की बोतलें आ चुकी थी, तो इन्हें इस बात की श्योरिटी थी कि डेफिनेटली ये रात को लोग लड़ेंगे भिड़ेंगे, एक दूसरे के माथे फोड़ेंगे। तो सोल्जर्स का स्पेशल टास्क ये था कि 1 घंटे तक बंदूक लेकर के भले ही खड़े रहो दरवाजे पर, मगर जब तक सामने से ऑर्डर नहीं आता तब तक दरवाजे को खोल करके उनकी लड़ाई को रुकवाना नहीं है, क्योंकि इनका मकसद था जितने कम से कम कंपेटिटर्स होते जाएं उतने कम करवा दे ताकि आगे आने वाले गेम्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएं। मगर इतना भी इंतजार नहीं करना था कि सारे के सारे ही लोग आपस में लड़ भिड़ कर मारे जाए। दैट इज वाई यहाँ पर ये सारे के सारे सोल्जर्स तैयार हो गए थे। अब ये जो भी बातें चल रही थी, जो भी डिस्कशन उस मैनेजर के दिमाग में चल रहा था, वैसा ही कुछ यहाँ पर माइंड चल रहा था सियोंग का भी, और वो ये सोच रहा था कि हम अब एक ऐसा कदम उठाने वाले हैं जिससे ये सारे कंपेटिटर्स तो क्या, सोल्जर तो क्या, वहां तक कि फ्रंटमैन का भी दिमाग घूम जाएगा। तो बेसिकली हम लोग ये करेंगे कि जब रात को लफड़ा होगा तो हम में से 8-10 लोग सिर्फ और सिर्फ गिरने पड़ने की एक्टिंग करेंगे, नीचे हॉल में ही गिरे रहेंगे, और जब ये लोग अंदर आ जाएंगे तो हम चालाकी से उन्हें मार मुरा करके उनकी बंदूक हथिया लेंगे और कुछ को तो वहीं ठोक भी देंगे, और फिर उन्हीं गन्स की मदद से जाकर के मैनेजर को पकड़ लेंगे और उसे ये गेम खत्म करने के लिए उपसाएंगे। हालांकि इस काम में 5-10 लोगों की कुर्बानी तो जरूर होगी, मगर अगले दिन होने वाले 150 से 200 लोग बच जाएंगे। और इसी के साथ इस घातक खेल की शुरुआत होती है। जैसे ही रात होती है तो थर्मल डिटेक्टर वाले कैमरा एक्टिवेट हो जाते हैं, और जो बाकी बचे लोग जिनके हाथों में कांटे वाले चम्मच थे वो बदला लेने के लिए रात को ओ वालों में भिड़ जाते हैं। और जैसे ही ओ वालों पर हमला होता है तो वो भी एक्स वालों में भिड़ बढ़ा करके धनाधन कुटाई पिटाई शुरू कर देते हैं। मगर यही तो सियोंग की चाल थी। जब 1 घंटा हो जाता है, मार कुटाई में करीबन 12-13 लोग मारे जाते हैं, तो पिंक सोल्जर्स आकर उन सभी को छुड़वाने की कोशिश करते हैं, और यही मौका पाकर के सियोंग और उसकी टीम उन सभी पिंक सोल्जर्स में भिड़ जाती है और उन्हें मार कुटाई करके उनकी सारी गन्स, मैगजीन्स, उनके एक्स्ट्रा बुलेट्स वगैरह खुद रख लेती है, और वहां के कैमरास भी फोड़ देती है ताकि मैनेजर कुछ भी वहां का विजन ले ही ना पाए। और फिर ये सभी डिसाइड करते हैं कि इनके पास में जितनी भी गन्स हैं ये उसका सहारा लेते हुए एक टीम बनाएंगे, और आगे मैनेजर के पास जाकर जितने भी सोल्जर्स टपका सकेंगे उन्हें टपकाएंगे और गेम को खत्म करने के लिए उन पर जोर डालेंगे। तो इनकी टीम में कुछ लोग जिन्हें बंदूक चलानी आती होती है वो तो मिल जाते हैं, और जिन्हें नहीं भी आती होती है तो भी वो सपोर्ट और बैकअप देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जैसा कि अपनी फौजन यानी कि ट्रांसजेंडर बंदा, वो तो पहले ही ऑलरेडी फौज में था, तो वो भी गन चलाना इन्हें सिखा डालता है, बताता है कि कैसे मैगजीन चेंज होती है, गोलियां कैसे रिलोड करी जाती है, बंदूक को टारगेट पर किस तरीके से एम करते हैं, वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे देने के बाद में इन 10 जिलों की टीम निकल पड़ती है मैनेजर को ठोकने के लिए। अब यहाँ पर पूरे सीजन का वन ऑफ द बेस्ट फाइटिंग सीक्वेंस आता है। ये सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने कभी मतलब कि साल में एक बार या फिर 2 साल में एक बार या कभी जंग में जब होंगे तब बंदूक चलाई होगी, इन सभी सोल्जर्स से भिड़ पड़ते हैं। ये वो सोल्जर्स थे जो कि डेली गन्स के साथ में प्रैक्टिस किया करते थे। अब इन सभी के बीच में एक धाकड़ फाइट होना शुरू हो जाती है, हर कोई एक दूसरे पर गोलियां बरसाने लगता है। मगर ये जो सारी एक्टिविटी थी हान चुपके से खड़े होकर नोटिस कर रहा था। इन बिटवीन ये दिखाया जा रहा था सारी की सारी पब्लिक को कि हान जो बंदा है वो इंटरनली मतलब दिखाई तो ऐसा पड़ रहा है कि है तो इन सभी कंपेटिटर्स के साथ में, मगर इंटरनली वो काम तो अल्ट्रा रिच लोगों के लिए ही कर रहा है, बिकॉज ही इज द फ्रंट मैन। अब अगर आपको याद होगा कि फर्स्ट वाले सीजन के अंदर जिसको फर्स्ट नंबर मिला था यानी कि वो चिचा, तो चिचा का जो 001 था वो तो 1 साल के बाद में मारा गया था, उसकी हालत खराब थी। वहां जब वो मरने की हालत में था तो उसने अपने पास में सियोंग को भी बुलवाया था। उस दिन वहां पर फ्रंटमैन भी खड़ा था, तो अब जाहिर सी बात है वो मर गया तो उसकी जगह किसी को तो लेनी पड़ेगी। दैट इज वाई यहाँ पर 001 हान ने ले लिया और वो खुद ही इस गेम के अंदर उतर आया। तो अब यहाँ पर ये लोग डिसाइड करते हैं सियोंग और जुंगबे कि ये लोग आगे जाएंगे, मैनेजर का मास्क उठाएंगे और फिर सीधा हेडक्वार्टर्स में पहुंचकर फ्रंटमैन को ठोक देंगे। मगर यहाँ इन्हीं के साथ गड़बड़ हो जाती है। जिस हान पर इन लोगों ने भरोसा किया था वो इनके पास ना ही गन्स पहुंचवाता है ना ही सप्लाईज पहुंचवाता है, इनका टाइम धीरे धीरे करके वेस्ट करने लगता है। इन बिटवीन यहाँ पर ये तेहो को बोलते हैं कि जाकर के रूम में से जो हमने एक्स्ट्रा गन्स, मैगजीन्स, बुलेट वगैरह रखी होती है वो लेकर के आ। अब ये बंदा चला तो जाता है मगर धड़ धड़ाधड़ गोलियों की आवाज सुन करके इसकी भी फट जाती है और ये
वापस आता ही नहीं है। अब जहाँ एक तरफ बाकी टीम मेंबर्स की गोलियां खत्म होने लगती है, वहीं दूसरी तरफ जुंगबे और सियोंग की भी गोलियां खत्म होने लगती है। वो इन लोगों का सामना करने में असफल होने लगते हैं। इन्हें बार बार मैगजीन की नीड बढ़ती ही जा रही थी और ऊपर से अब तो हान ने भी पीछे से आकर के उनके बाकी के लोगों को टपका दिया था और अब बारी थी सियोंग की। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो बेसिकली ये जो सीजन 2 का एक जो 7th एपिसोड को खत्म करने का एक क्लिफ हैंगर छोड़ा गया है, तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश करी गई है कि इसका सीजन 3 आएगा और बाकी के एपिसोड्स सीजन 3 से कंटिन्यू होंगे। यानी कि सीजन 3 में जो बाकी के बचे हुए गेम्स हैं कि कैसे एक लास्ट बंदा 456 बिलियन वोंग तक पहुंचता है, उसकी कहानी 3rd सीजन में कंटिन्यू होगी। अब यहाँ पर कुछ एक छोटी मोटी चीजें हैं जो कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर 1, वो जो शिप का कैप्टन था जो कि पिछले 3 साल से जुनहो को अपने साथ लेकर के घूम रहा था, मुझे कहीं ना कहीं उस पर शक है कि वो इन्हीं लोगों का बंदा हो सकता है और जुनहो को हर बार गलत आइडिया दे करके या गलत ट्रैक पर ले जा करके हर बार गलत आइलैंड पर ले जाता होगा ताकि कभी असली वाला आइलैंड आइडेंटिफाई हो ही ना पाए। ये मुझे एक इसका हिडन फैक्ट लग रहा है। दूसरा हिडन फैक्ट हो सकता है कि ये जो पुजारन है ये भी कहीं ना कहीं इनकी टीम के साथ मिली हुई हो सकती है। एंड द रीजन बीइंग इज दैट सीजन 1 के अंदर जो अपना बुढ़ाऊ था यानी कि चिचा, वो हमेशा ऊपर बैठ करके इन सभी पर नजर रखता था कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और सीजन 2 में ये पुजारन सबसे ऊपर वाले पलंग पर बैठ करके सभी पर नजर बनाए रख रही थी, तो काइंड ऑफ ये भी इनके साथ मिली हुई हो सकती है। और तीसरा वाला हिडन फैक्ट तो अपना हान खुद ही है, क्योंकि उसने सन 2016 में ऑलरेडी ये गेम यानी कि स्क्विड गेम जीत लिया था। उसके पास में भी 456 बिलियन आए थे, मगर पैसों के लालच ने उसे अंधा कर दिया। दैट इज वाई अब वो गेम का फ्रंटमैन बन करके इन सभी गेम्स को बनाया और एंजॉय करवाया करता था बड़े अल्ट्रा रिच लोगों को। और इस एपिसोड की एंडिंग में मतलब एक द लास्ट मोमेंट पर हमें दिखाया जाता है कि इस बार सिर्फ वो गुड़िया ही मोशन डिटेक्टिंग सेंसर वाली नहीं बल्कि एक गुड्डा भी आएगा जो कि इनकी बैंड बजा देगा। सो गाइज लिटरली आई एम सो एक्साइटेड अबाउट द 3rd सीजन। आपका इस पर क्या कहना है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे सचमुच आपके कमेंट्स का इंतजार है। मैं हर कमेंट को रीड करता हूँ, अच्छे कमेंट्स को हार्ट भी देता हूँ। और अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई देन प्लीज जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर सीजन 1 भी नहीं देखा तो सीजन 1 के कंप्लीट एपिसोड्स का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के एक बार वो चेकआउट जरूर कीजिएगा क्योंकि वो इंडिया का नंबर 1 वीडियो है जो कि स्क्विड गेम पर बनाए गए सभी वीडियोस में सबसे बेस्ट है। एंड गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। इसके बाद में ऐसी ही एक और बेहतरीन सीरीज हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं अगले वीडियो में।